करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का जो क्लास 10th है उसकी चैप्टर नंबर 7। ठीक है, 10th का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जिसका क्या है, टाइटल क्या है, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की कौन कौन सी लाइफ लाइन्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे रोड्स है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, शिपिंग है। ठीक है, we use different material and services in our daily life. Some of these are available for our immediate surrounding, while other are requirement are met by bringing things from other places. Goods and services do not move from supply localized to demand locales on their own. The movement of these goods and services from their supply location to demand location necessity the need of transportation. Some people engage in facilitate these movement. They are known as traders who make their product come to the consumer by transportation. अब देखो, कोई भी चीज़ जो है जहाँ प्रोड्यूस हुई है या मैन्युफैक्चर हुई है वो जो है मार्केट तक, जहाँ किसी इंसान को ज़रूरत है, कस्टमर तक, वो अपने आप तो नहीं पहुँच जाएगी ना। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक अपने आप थोड़ी पहुँचेगी। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। जो thus the pace of development of the country depend upon the production of goods and services as well as their movement over space. किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट ना उसकी प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उसकी मूवमेंट पे भी ओवर द स्पेस। कि हम अगर कोई चीज़ दिल्ली में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अगर जो झारखंड में नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा है उसके प्रोडक्शन का। इसीलिए एफिशिएंट मीन ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है फास्ट डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। समझे? इंडिया जो है आज जो है इंडिया जो है वेल लिंक्ड है। ठीक है, क्योंकि उसके देखो उसका जो वर्ल्ड में डिस्पाइट उसके साइज़, डाइवर्सिटी, उसकी प्लूरलिटी जो है, रेलवे जो है, एयरवेज है, वाटरवेज है, न्यूज़पेपर जो है, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट से जो है वेल कनेक्टेड है थ्रू आउट। अगर वेल कनेक्टेड ना होता तो डिसइंटीग्रेट हो जाता। जितना डाइवर्स इंडिया था है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश तक, अगर सोशो इकोनॉमिकली इतने डिफरेंसेस थे, अगर वो प्रोग्रेस नहीं होता अगर क्या होता, अगर जो है वेल जो है कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक है, देखो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे, जैसे लैंड है, लैंड पे कौन कौन से मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? रोडवेज है, रेल है, पाइपलाइंस हैं, गैस पाइपलाइन से लेकर ऑयल पाइपलाइन से लेकर, ठीक है, वाटर पाइपलाइन। अच्छा, वाटर क्या है? इनलैंड है और ओवरसीज है। इनलैंड मतलब जो कंट्री के अंदर रिवर वैली से कनेक्टेड है, लेक से, पॉन्ड से, है ना, कंट्री के अंदर। ठीक है, और ओवरसीज़ क्या हो गया? एक मुल्क से दूसरे मुल्क, जैसे यहाँ से मिडल ईस्ट में होगा, साउथ चाइना सी में, अमेरिका में। ठीक है, और एयर क्या है? एयर में भी डोमेस्टिक है जो सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर चलती हैं, और इंटरनेशनल एयरवेज भी है। इस डोमेस्टिक एयरवेज में भी और इसमें भी पब्लिक अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट जो है अपने अंडर कहाँ चलाती है, और प्राइवेट एयरलाइंस है जो प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो लोग इंडिविजुअली बड़ी बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाती हैं। ठीक है, ये जो है इकोनॉमी को जो है एक एफिशिएंट तरीके से चलाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से जो है ट्रेड जो है, पहले जो है ट्रेड जो है रिस्ट्रिक्ट होता था एक जगह पे। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी हो गई, हम कुछ ऑर्डर करते तो हमारे घर आ जाता है। ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया, कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और इस मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से एक एफिशिएंट नेटवर्क बन गया ट्रांसपोर्टेशन का हमारे यहाँ। हम कोई भी चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। इस पेज का सिर्फ इतना मतलब था। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। सबसे पहले चलते हैं रोडवेज पे। ट्रांसपोर्टेशन अगर देखें तो रोडवेज इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमारे छोटे छोटे घरों से लेके बड़ी बड़ी सिटीज़ तक रोडवेज से हम मैक्सिमम जो है रोड से ट्रैवल करते हैं। हमने बाइक्स रखी हैं, गाड़ियां हैं, हम लोग छोटे छोटे कामों के लिए मार्केट जाते हैं रोड में। जो चीज़ 2 या 3 दिन में होती थी आजकल वो कुछ घंटों में हो जाती है। इंडिया जो है अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर रोड्स हैं। ठीक है, जो और रोड्स जो है रेलवे को भी प्रीसीड करती है, क्योंकि रेलवेज हर जगह नहीं जा सकते ना, लेकिन रोड्स जो हैं वो कंपेरेटिवली डाइसेक्ट और अनडिल्यूटेड टोपोग्राफी पे भी चल सकते हैं। रोड जो है हाई ग्रेडियंट स्लोप्स को भी निगेशिएट कर सकती हैं, माउंटेन्स में जा सकती हैं। रोड से इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन होती है, और रिलेटिवली कुछ समाज जो छोटे गुड्स हैं, छोटे डिस्टेंसेस पे, देखो एक छोटे टाउन से कुछ सामान लेके आएगा एक बंदा गाड़ी लेकर, और वो जो है डाइवर्स छोटी छोटी दुकानों में, पहाड़ों पे जो है वो उसको डिलीवर करेगा, वहाँ से वो कस्टमर्स तक पहुँचती है। ठीक है, रोड्स जो है वो फीडर है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, वो लिंक प्रोवाइड करती है। देखो रोड्स जो है रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी हम बाई रोड जाते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट जाने के लिए बाई रोड जाते हैं, तो ये फीडर प्रोवाइड करती है बाकी सी, एयर जैसे भी है ट्रांसपोर्टेशंस को। समझे, ये असिस्ट करती है। समझ गए? तो रोड्स जो इंडिया में जो क्लासीफाई की जाती हैं रोड्स जो वो 6 टाइप की हैं।
एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसको सुपर हाईवेज कहते हैं ना। ये गवर्नमेंट ने मेजर लॉन्च किए हैं, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बिग सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है। जम्मू कश्मीर जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जम्मू से कन्याकुमारी तक है। फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, सिलचर से लेकर पोरबंदर पोर्ट तक। तो ये सुपर हाईवेज होती हैं, ठीक है। ये बड़ी हाईवेज है जो बिग बिग सिटीज़ को, बड़े बड़े पॉकेट्स को जो है क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसको कौन जो है इसकी देखभाल करता है, NHAI, क्यों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन, सुपर हाईवेज जो हैं, गोल्डन क्वाड्रेटरल्स जो हैं, इनको। फिर आती है नेशनल हाईवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो प्राइमरी रोड सिस्टम है, ये मेंटेन सेंट्रल पब्लिक जो है PWD करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको कौन करता है? PWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। दूसरी को, ये हाईवेज को, ठीक है, नेशनल हाईवेज को, ठीक है। ये मेजर जो है हाईवेज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। जैसे हिस्टोरिकल जो शेर शाह सूरी मार्ग है, जिसको GT रोड भी कहते हैं, जो दिल्ली अमृतसर में है ना, नंबर 1 है ना। तो ये जो है, ये भी मेजर स्मॉल पॉकेट्स को जो है आपस में कनेक्ट करती है कंट्री के अंदर ही, ठीक है। अब स्टेट हाईवेज क्या है? ये लिंक्स करती हैं स्टेट कैपिटल को, स्टेट की कैपिटल को। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ है स्टेट की कैपिटल, किसकी? पंजाब की और हरियाणा की। ये पंजाब और हरियाणा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करती है। इसको कहते हैं स्टेट हाईवे। समझ गए स्टेट हाईवे का कंसेप्ट? फिर आती है डिस्ट्रिक्ट हाईवे। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बाकी जो प्लेसेस है, जिला परिषद है, छोटी छोटी विलेजेस है, ब्लॉक्स हैं, उनको कनेक्ट करती है, ठीक है। ये अदर रोड्स हो गई छोटी छोटी, जैसे ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विलेजेस में जो रोड्स निकाली गई हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में है, ठीक है, जो छोटे छोटे टाउन्स को कनेक्ट करती है, विलेजेस को, उसके वहाँ जो करीबी टाउन है, ठीक है। तो ये जो है, ये ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स होती हैं, ठीक है, गर्मी सर्दी बारिश में, है ना। तो ये जो है नए लिंकेज प्राइगढ़, ये देखो रोड का जाल हमारा, ये देखो नॉर्थ साउथ जो है उरी से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, राजकोट पोरबंदर पोर्ट से लेकर आसाम तक, है ना, सिलचर तक, है ना, और आगे। तो ये देखो कितना डेंस नेटवर्क है। ये सुपर क्वाड्रेटरल रोड है। ये जो हाईवेज हैं बीच में, ये देखो, ये हाईवेज हैं, ये हाईवेज चल रही हैं, ये हाईवेज हैं, ठीक है। फिर बीच में स्मॉल रोड्स भी होती हैं, जो ग्राम सड़क, लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट रोड्स, ठीक है। इस तरीके से ये रोड नेटवर्क का हमने पढ़ा। फिर बॉर्डर रोड्स हैं, इसके लिए एक अलग से गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आप बॉर्डर एरियाज़ के रोड्स को, ये एस्टेब्लिश 1960 में किया गया, डेवलप करने के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, जो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर से, हमारी म्यांमार के साथ है, उन बॉर्डर एरियाज़, जो पहाड़ी, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे रोड को जो है, रोड को डेवलप, रेनोवेट, रिपेयर करने के लिए ये बनी हुई है, ठीक है। हमने ये समझ लिया, हाईवेज, लोकल रोड्स, बॉर्डर रोड्स, ये सारे समझ लिए, ठीक है। देखो इसमें इतना नहीं है, इससे हार्डली क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें समझना पड़ेगा। देखो रोड डेंसिटी, कि रोड डेंसिटी क्या होती है, कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी रोड्स हैं, है ना, उसको कहते हैं लेंथ कितनी है रोड्स की, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रोड का यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा होगी। देखो रोड डेंसिटी जैसे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 10 किलोमीटर है, वहीं केरला में 375 किलोमीटर्स है एवरेज डेंसिटी, ठीक है। एवरेज डेंसिटी 75 किलोमीटर्स थी 1960 1970 में, 1997 में, ठीक है। अब बढ़ के वो बहुत ज़्यादा होगी। ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में बहुत सारी फेस प्रॉब्लम करती है, जैसे वॉल्यूम ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक का बहुत है, पैसेंजर्स बहुत है, रोड नेटवर्क इतने नहीं है। तो हाफ रोड जो है अनमेटल्ड है। अनमेटल मतलब पक्की नहीं, कच्ची रोड्स हैं, ठीक है, जो रेनी सीजन्स में उखड़ जाती हैं, फिर वो रेनी सीजन में बंद हो जाती हैं। नेशनल हाईवेज भी पूरी तरह नहीं है एडिक्वेट, हमें और चाहिए। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन, जिस तरह की हमारी टरेन है, जितनी कंजम्पशन है, ठीक है, गुड्स से लेकर ह्यूमन ट्रैवल तक, है ना, हमारे ब्रिजेस हमें जो है कंजस्टेड हैं, ठीक है। अच्छा, कलवर्ट्स जो हैं और ओल्ड और नैरो हैं, पुरानी और छोटी छोटी हैं, ठीक है, इनको प्रॉपर रिपेयरमेंट चाहिए, टाइम टू टाइम, इंक्रीज चाहिए डेली बाई, क्योंकि पॉपुलेशन तो हर दिन हर सेकंड इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ये हमने एक रोड का बेसिक रोड मैप देख लिया, क्या क्या उसमें एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम चलते हैं रेलवेज के। रेलवे एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर फ्रिजिड एंड पर्सनस, मतलब सामान के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी, ठीक है। India always make it, railways always make it possible to conduct multifarious activities, business भी, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over the long distance of time. Apart from important mean of transportation, Indian Railway has been great integrated force more than 150 years. देखो
रेलवे सिर्फ पैसेंजर्स के लिए नहीं को नहीं, बल्कि टूरिज़्म है, हमने किसी मंदिर जाना है, किसी मस्जिद जाना है, और किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए जाना है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से जो दूसरी जगह, कार्गोज ट्रांसपोर्ट करने, उसके लिए रेल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया को बाइंड करके रखा हुआ है रेल ने कम से कम 150 साल से। इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ है रेल। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का जो है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक रेल से ट्रांसपोर्ट होता है, रेलवेज से। अगर हम बाई रोड करेंगे तो ये बहुत कॉस्टली होगा, एयरलाइन से करेंगे तो और कॉस्टली होगा। तो ये एक अफोर्डेबल प्राइस पे जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक हम जो है इससे जो है कर सकते हैं। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो 7031 स्टेशन है इंडिया के, देखो ये बढ़ के अब और हो गया, मोर देन 8000 है। और रूट जो है 63,221, ये भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। 7,817 लोकोमोटिव से, फ्लीट से, 5,321 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स हैं, 5,000 तक कोचेज व्हीकल हैं, 170 वैगन्स। तो एक लार्ज नेटवर्क ऑफ रेलवे है इंडिया में, ठीक है, समझे। इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट रन कंपनी है, वो क्या है? इंडियन रेलवेज, समझे। तो इंडियन रेलवेज के जो है मल्टीपल जो है फ़ायदे, मल्टीपल। एक टाइम पे कितनी पॉपुलेशन को जो है अलग अलग जगह लेके चला जाता है। नॉर्थन प्लेन्स खासकर जहाँ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो गंगेटिक प्लेन में है ना, थाउजेंड्स ऑफ लेबरर्स सुबह रेल से ट्रैवल करते हैं, स्टूडेंट्स है ना, टू देयर डेस्टिनेशन, ठीक है। लोकल रेलवेज चलती हैं, ठीक है, पैसेंजर एक्सप्रेस रेलवेज चलती हैं, ठीक है, ठीक है। राजधानी है जो इंडिया की जो है कैपिटल्स को, इंडियन कैपिटल को डिफरेंट स्टेट से कनेक्ट करती है, ठीक है, समझे। लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं अभी भी जहाँ रेलवेज़ जो है नहीं पहुँच पाई है। जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन्स हैं, उत्तराखंड के कुछ रीजन्स हैं, जैसे सह्याद्री रेंज के कुछ रीजन्स हैं, और जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ रीजन्स हैं। बट द कंट्री इज़ ट्राइंग हार्ड टू थ्राइव इन दीज रीजन्स। दे आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू मेक दिस। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज जो है बहुत सारे, और इसमें फॉल्ट क्या है? देखो, ट्रांसपोर्टेशन जो है, रेलवे है वो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया का, वन ऑफ द। तो इसमें जो है ना बहुत सारी रेलवेज जो है पुरानी बोगियाँ हैं, है ना, ठीक है, जो बसेज हैं पुरानी हैं, ब्रिजेस बहुत पुराने हैं, और जो कई सालों से एक्सपायर्ड हैं, दे आर स्टिल इन यूज़, दे शुडेंट बी यूज्ड, है ना। बहुत नैरो ब्रिजेस हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है बहुत कंजेशन है, मतलब रेल की जो पटड़ियाँ कम है और ट्रेन से ज़्यादा उस पर चल रही हैं, ठीक है। जो है ओवरलोडिंग का इशू है, बहुत ज़्यादा जो है लोग बिना टिकट ट्रैवल, विदाउट टिकट्स लोग ट्रैवल कर रहे हैं। थेफ्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्या है, थेफ्ट बहुत ज़्यादा है। फिर और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं रेलवेज है टन्स ऑफ इशू। रेलवे अपना जो है इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है जितना उस पर जो है हम एक्सपेंडिचर हो जाता है, पे लोग जो है चेन अननेसेसरी खींच देते हैं, जो हैवी डैमेज है रेलवे के लिए, उनके टाइम कंज्यूमिंग के लिए, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको शेड्यूल पे रन करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, अगर वी विल वर्क विद देम क्लोजली, ओके। फिर हम देखते हैं पाइपलाइंस। अब पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑन इंडिया। देखो, इन द पास्ट वी हैव यूज ट्रांसपोर्टेशन वाटर टू, पानी जो है हम सिटीज़ में प्रोवाइड करते हैं ना, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज से, गैस फील्ड से जो है गैस जो है हम लोग घर तक CNG है ना, ये है। तो पाइपलाइन से जो है ओवरसीज से भी हमारे यहाँ CNG पेट्रोलियम आता है। अच्छा, इंडिया के डोमेस्टिक पाइपलाइन से, पानी से, ट्यूबवेल से घर तक जो है पानी पहुँचता है। वो रिफाइनरीज में जैसे ये देखो, भरुआ, मथुरा, पत्नीटाप गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। गैस जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ही नहीं होता अगर हम पाइपलाइंस नहीं होते। इनिशियल कॉस्ट जो है पाइपलाइन की वो बहुत हाई है ना, लेकिन इसके रन होने से जो मिनिमल हो जाती है, जो मतलब अगर ये कंटिन्यूसली रन होगा तो ये अपना कॉस्ट रिकवर कर लेती है। ट्रांसशिपमेंट लॉस और डिले से ये इससे जो है, जैसे अगर हम लोग पाइप्स नहीं होंगे तो ट्रांसशिपमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे डिले और लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। प्लस गैस एंड सम ऑयल्स जिनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। तो पाइपलाइन जो है एक बहुत बड़ा काम करती है। जैसे फ्रॉम ऑयल फील्ड अपर आसाम टू कानपुर उत्तर प्रदेश में, जो गुवाहाटी, बरूनी और इलाहाबाद से ये ब्रांच आती है, बरूनी टू हल्दिया, रंजबाद टू
मुरुगांव, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, ये इंपॉर्टेंट कुछ जो है ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस है इंडिया की, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्रूड ऑयल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, तो रिफाइनरीज होते हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में और बिग थर्मल प्लांट्स में जो यूज़ होती है ना। तो इस तरह से ये देखो पाइपलाइंस जो इंडिया की नेशनल, ये इंडिया की रेलवेज है। देखो एक्सेप्ट फॉर दिस हिमालयन स्टेट, ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में जो है एक पूरा एक चमगट्ठा बन गया है, एक नेटवर्क बना हुआ है, एक जाला बना हुआ है, जो लोगों को अपनी जो है जर्नी में मदद करता है, अराइवल से लेकर डेस्टिनेशन तक हैं। डिफरेंट टाइप्स के लोग इसमें, टूरिस्ट से लेकर हर लोग जो है इसमें ट्रैवल करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल की जाती हैं ना, ट्रांसपोर्ट की जाती है एक जगह से हर कोने पे देश के, ठीक है। नेक्स्ट चलो वाटरवेज। देखो ये तो पाइपलाइंस का देख लिया, ये आपने पढ़ लेना खुद से और याद करना है कहाँ से कहाँ कौन सी पाइपलाइंस आती हैं। मेजर पाइपलाइंस के बारे में पढ़ लेना, माइनर्स को छोड़ देना, क्योंकि मेजर पाइपलाइंस कभी भी एग्जाम में कभी आ ही सकती है, कभी ना कभी तो आएगी। वाटरवेज क्या है? देखो वाटरवेज मैंने आपको बताया दो तरीके के, एक तो ओवरसीज और एक इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है। अब देखो ना, सिंस द टाइम इमेमोरियल, जब तक हमारी कहीं सोच जाती है, जब तक हमें याद है, जो ये सबसे जो है इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेरिंग कंट्री। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो है वो जो है ये लोग हमारे जो है मेसोपोटामिया के साथ जो है हम ट्रेड करते थे, तो वाटर के ज़रूर करते थे, हैवी और बल्कि गुड्स को जो है, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट है और क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ प्रोडक्शन है कि नहीं। इंडिया का इनलैंड वाटर नेविगेशन जो है इन द कंट्री 14,500 एंड आउट ऑफ दिस 3700 आर नेविगेबल बाय मैकेनिकल बोट्स। सिर्फ 3700 जो है मैकेनिकल बोट से जो है नेविगेबल है। गला सूख जाता है। और कुछ वाटरवेज को जो है हमने नेशनल वाटरवेज भी जो है डिक्लेयर किया हुआ है। कौन कौन से? जैसे गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद और हल्दिया में 1650, इसको नेशनल वाटरवेज 1 कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा रिवर में जैसे बिटवीन सादिया एंड दुबरी, नेशनल वाटरवेज 2। वेस्ट कोस्ट कैनाल जो है केरला से है ना केरला में है ना, वो वाटरवेज 3 है। तो ये वायबल वाटरवेज हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा में, बराक में, सुंदरबन में, ये इनलैंड वाटरवेज जो हमने रिवर्स में कनेक्ट किए गए हैं मेजर पोर्ट्स के साथ। इससे बहुत सारी शिपमेंट जो है रिवर से डायरेक्ट पोर्ट तक चली जाती है ना, और उसका कॉस्ट जो है बहुत कम पड़ता है हमें, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए जो हम लोग भेजते हैं बाहर, ठीक है। तो 95% ऑफ कंट्री ट्रेड वॉल्यूम और 68% बाई वॉल्यूम इज मूव्ड बाई सी। तो सोचो 95% ऑफ द कंट्री का ट्रेड जो है वो बाया सी होता है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली फीजिबल है ना। अगर हम प्लेन से करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी, रेलवेज तो इतना कनेक्ट ही नहीं है ना। तो ये पोर्ट टू पोर्ट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, विद इन द कंट्री जो है बड़ा क्या होता है, बहुत कम पैसे में जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हो सकता है। इकोनॉमिकली फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है ना, इकोनॉमिकली फीजिबल है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, सॉरी। तो हमने देखा कैसे वाटरवेज से हम कनेक्ट कर सकते हैं। वाटरवेज से क्या, वाटरवेज से डिफरेंट रिवर से जो है हम किससे कनेक्ट करते हैं, पोर्ट से। एक पोर्ट से जो है इंटरनेशनल पोर्ट, जैसे मुंबई से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, यमन के किसी पोर्ट के साथ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मुंबई से यमन, तो वहाँ पे भी एक पोर्ट होना चाहिए ना, जहाँ इतना सामान, इतने कंटेनर्स उतरेंगे, यहाँ पे भी पोर्ट्स होने चाहिए। तो मेजर जो इंडिया के है वो 12 पोर्ट्स हैं। इंडिया हैज़ मेजर 12 पोर्ट्स, जो 181 मीडियम्स और माइनर पोर्ट्स है। ये 95% ऑफ इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है हैंडल करता है। जैसे खंडाला इन कच्छ जो फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, और अकॉर्डिंग टू ट्रेड ऑफ वॉल्यूम मुंबई पोर्ट में सबसे ज़्यादा होता है। कराची पोर्ट जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद जो है पार्टीशन के बाद हमने खो दिया था, तो उसको हमने अल्टरनेट बनाने के लिए कराची पोर्ट खोने के बाद हमने कंदाला टाइडल पोर्ट बनाया, ठीक है। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ग्रैनरी है, इंडस्ट्रियल बेल्ट से स्ट्रेच जो करती है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की जो है यहाँ से ट्रेड होती है। मुंबई जो है बिगेस्ट पोर्ट विद द नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर, नेचुरल हार्बर है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विद व्यू ऑफ डिकॉग्नेस्ड मुंबई पोर्ट एंड सर्विसेज। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एक बनाएगा अल्टरनेट, क्योंकि मुंबई पोर्ट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, है ना। मारमागांव पोर्ट जो गोवा में है, वो आयरन को एक्सपोर्ट करता है। मैंने पिछले जो चैप्टर्स में आपको बताया। न्यू मंगलुरु पोर्ट है जो कर्नाटका में,
वो भी एक्सपोर्ट करता है आयरन और कंसंट्रेशन कुद्रेमुख माइन से, ठीक है। कोची में एक एक्सट्रीम साउथर्न वेस्ट पोर्ट है लोकेटेड लंगून विद द नेचुरल हार्बर, लंगून से वहाँ पे जहाँ वहाँ नेचुरल हार्बर्स है। तो ये जो है हमें क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स में, इंपोर्ट में, स्टोरेज में, यहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट्स पे जो है रखा जाता है और ये ट्रैवल करने में मदद करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे ये टूटिकोरिन पोर्ट है ना, फिर है नेबरिंग कंट्री लाइक श्रीलंका, मालदीव्स है ना, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, चेन्नई वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये पोर्ट्स जो हैं मदद करते हैं। इनलैंड वाटरवेज कैसे हमारी मदद करता है, जैसे कलकत्ता इज इनलैंड रिवराइन पोर्ट्स हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड पोर्ट्स होते हैं, नेचुरली अकरे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खुद ही बनाना पड़ता है, लेकिन वेयर एफर्ट्स आर नॉट बीन मेड टू हॉल्ट द शी, है ना। फिर एयरवेज आता है, देखो एयरवेज जो फास्ट ट्रैवल करने के लिए हमने अब 100 ईयर्स पहले इमेजिन भी नहीं किया होगा कि हम कुछ घंटों में एक मुल्क के कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकते हैं, या एक मुल्क से दूसरे किसी मुल्क में पहुंच सकते हैं। सेंट्रल एशिया में हम पहुंच सकते हैं 2-3 घंटे में, हमने कभी इमेजिन किया होगा नहीं। एंशिएंट इंडिया में तो कई महीने लग जाते थे ट्रैवलर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने में, बट हम आज जो है कहीं पर भी हम अमेरिका जा सकते हैं कुछ घंटों में। तो जैसे डिफ़िकल्ट और हाई ट्रेन है, माउंटेन एरियाज़ हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर या ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स जो है, अर्थक्वेक्स, वाइल्ड फायर्स, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जो है हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। लैंडस्लाइड्स है ना, इस तरीके से तो लोगों को वहाँ से अपलिफ्ट किया जाता है। ड्यूरिंग फ्लड के दौरान क्या किया जाता है, अपलिफ्ट, अब वी अपलिफ्ट दोज पीपल्स और ब्रिंग टू द हॉस्पिटल्स फॉर बेटर केयर, है ना। तो ये हेल्प करता है नेशनल और नेचुरल क्लाइमेटी के टाइम भी, और जो है बाकी भी एक आम तौर पे जो है हमें ट्रैवल करने के लिए भी जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत हेल्प करता है। जैसे जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जो है वो बहुत इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, जहाँ ट्रेन डिफ़िकल्ट है, जहाँ रोड्स बनाना डिफ़िकल्ट है, जहाँ रेलवेज़ बहुत डिफ़िकल्ट है बनाना, जहाँ वाटरवेज़ का कोई नामो निशान नहीं है। तो वहाँ ये चीज़ें जो है एयरलाइंस जो है ऑपरेट करती हैं और हमें जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, इकोनॉमी को रन करने का। लेकिन इसका एक दिक्कत यह है कि ये पुअर पीपल के जो है विद इन द रीच नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट स्पेशल प्रोविजन आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विस ऑफ कॉमन, और कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाए, जिससे क्या होगा, ये देखो जैसे ये इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, दिल्ली है, अच्छा ये अमृतसर, अच्छा इंदिरा गांधी, ये छत्रपति महाराज जवाहरलाल नेहरू, अच्छा ये देखो कोलकाता, ये सब इंटरनेशनल पोर्ट्स जहाँ से बाहर दूसरी कंट्रीज़ में फ़्लाइट जाती है। लेकिन लोकल पोर्ट्स भी होते हैं, यहाँ पे जो है लोकल एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की से कनेक्टेड है, देन दे ट्रैवल टू दीज कंट्रीज, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन में देखो आज मास मीडिया ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस पे हम इजीली कर सकते हैं, हम फिजिकल मूवमेंट के बिना ही, और बैठे बैठे हम घर पे फ़ोन कर सकते हैं, किसी को फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हम टेलीविजन्स पे न्यूज़ सुन सकते हैं, अपने फ़ोन पे न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, प्रेस हो गई है, फिल्म्स हो गई हैं ना। तो ये क्या, ये ऑल पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का पार्ट्स है। हम एक रिमोट से घर बैठे बैठे दिल्ली की जानकारी ले सकते हैं, भोपाल की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, मुंबई की जानकारी ले सकते, चेन्नई, हैदराबाद, कहीं का भी। तो ये एक मास कम्युनिकेशन, हम लोग कहीं किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ सामान भेज रहे हैं, हम फ़ोन कर देंगे कि हमने ये सामान भेजा है, आपको पहुंचा के नहीं। हम अपने जीपीएस से हम लोग अपनी लोकेशन देख सकते हैं, हम कहाँ पे, हमें कहाँ जाना है। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन, ठीक है। हमारे यहाँ टन्स ऑफ न्यूज़पेपर है, टन्स ऑफ न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है। यहाँ अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन, समझे। बैठे बैठे मूवीज़ देख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर जो है 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में हमारे कंट्री में पाई जाती है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फीचर फिल्म्स हमारे मुल्क में, शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फिल्म्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो अथॉरिटी है वो सर्टिफाई करती है बोथ इंडियन और फॉरेन फिल्म्स। तो कम्युनिकेशन जो है, इंडिया एक लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है एशिया का। आज ऑलमोस्ट हर घर पे यूट्यूब चल रहा है, फोन्स पे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन ना। कोई बीमार है, फट से हम फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस को पहुंच जाएगी, इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हैज़ बीन मास मीडिया की मदद से और चीज़ों से, इंटरनेट की मदद से, 4G 5G 6G जो है आज आ गया है,
तो हमारा जो है और जो है हमें जो है हम कनेक्टेड टू वर्ल्ड है। इट्स वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है इंटरनेशनल ट्रेड? देखो, एक्सचेंज जो किया जाता है गुड अमॉन्ग पीपल, स्टेट एंड कंट्री, इसको ट्रेड कहते हैं। गुड्स का एक्सचेंज किसी कंट्री के साथ, लोगों के साथ, स्टेट में विद इन, ये उसे क्या कहते हैं? ट्रेड। और जहाँ एक मार्केट प्लेस होती है जहाँ एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर ट्रेड दो मुल्कों के बीच में हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड है ना। लोकल ट्रेड क्या होगा? विलेजेस और टाउन्स में। स्टेट लेवल पे ट्रेड होता है दो स्टेट्स के बीच में। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कुछ बेचेंगे रॉ मटेरियल, तब इनकम आएगी, पैसा आएगा कहाँ पे? कंट्री के अंदर। कंट्री का सर्वाइवल इंटरनेशनल ट्रेड के बिना पॉसिबल नहीं है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सपोर्ट समझते हो ना? एक्सपोर्ट जब कोई कंट्री अपने मुल्क से बाहर कुछ ट्रेड करती है, और इम्पोर्ट क्या होता है? जब कोई मुल्क खुद खरीदता है, समझे? इनपोर्ट, एक्सपोर्ट। ठीक है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का बैलेंस, समझे? कितना अमाउंट ऑफ हमने एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है, इसको कहते हैं ट्रेड। ठीक है, जब ये ज़ीरो होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOP। ठीक है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो बैलेंस नहीं होगा, इंपोर्ट ज़्यादा है तो नेगेटिव होगा, एक्सपोर्ट जाता है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ट्रेड हुआ है। ठीक है, इनकम हुई है। इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है तो हम जो है डेफिशिएंसी में, नेगेटिव में चल रहे हैं। हमारा कम इंपोर्ट, हमने ज़्यादा इंपोर्ट किया, कम एक्सपोर्ट किया, हम डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज। ठीक है, ओके। हम आज इंडिया क्या करता है? ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट का गुड्स इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है। गुड्स में जो हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, और सर्विसेज में हम पॉजिटिव में। हम सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, लेकिन गुड्स हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट जो है कम करते हैं। ठीक है, ये है ट्रेडिंग। विदाउट ट्रेड आई थिंक इट्स नॉट फिजिबल फॉर ए कंट्री टू सस्टेन। जैसे हमारे 1992 में जो है बैलेंस ऑफ शीट का क्राइसिस आ गया था, क्योंकि हम लोग एक्सेसिव इंपोर्ट कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। और इंपोर्ट आप एक्सेसिव करोगे तो, और इंपोर्ट नहीं करोगे, एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो इनकम नहीं होगी, तो आप कहाँ से खरीदोगे इंपोर्ट करने के लिए गुड्स? ठीक है, ये चीज़ें आपको समझने की। अब टूरिज्म एज ए ट्रेड, बेशक इंडिया एक टूरिज्म स्टेट है, वास्ट कंट्री है, डाइवर्स है, अलग अलग टाइप की चीज़ें हमारे पास, मोनूमेंट से लेकर नेचुरल ब्यूटी, हिमालय से लेकर प्लेन्स ऑफ गंगेटिक पे है ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटीज़ हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं, लेक्स हैं, और टेम्पल्स हैं, मास्क हैं, बड़ी बड़ी अच्छा चर्चेज़ हैं। तो इंडिया हैज़ अ वास्ट पोटेंशियल ऑफ ट्रेड। ठीक है, 3 मिलियन से ज़्यादा लोग, 2.6 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल इंडिया में आते हैं, क्या? फॉरेन टूरिस्ट्स बाहर से। मोर देन 15 मिलियन पीपल जो हैं डायरेक्टली इंगेज हैं किस में? टूरिज्म इंडस्ट्री में। टूरिज्म इंडस्ट्री भी अपने आप में एक बन गई है। टूरिज्म जो प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि जब एक स्टेट के लोग दूसरी स्टेट में जाएंगे, उसके कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे तीसरे में जाएंगे, तो आपस में एक कॉमन सिम्बियोसिस बनेगा कि नहीं? इससे क्या होगा? हम और इंटीग्रेट होंगे, समझे? वहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, हम यहाँ से कुछ जाएंगे, कहीं जाते हैं तो कुछ खरीद के लाते हैं ना वहाँ का, उसको जो बढ़ावा मिलेगा। वहाँ की स्वीट्स, वहाँ का फूड है ना, वहाँ का क्लोथिंग है ना, तो क्या होता है? टूरिज्म जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है किसी एरियाज़ पे। जहाँ इनकमिंग ऑफ टूरिज्म होता है, वहाँ के लोकल पीपल्स की जो है इनकम जनरेट होती है। ठीक है, वहाँ का कल्चर जो है और जो है रिच होता है। ठीक है, फॉरेन जो विजिट करते हैं इंडिया में है ना, वो क्या करते हैं? इंडिया के जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन्हेंस कर रहे हैं ना, वो आके वहाँ से पैसा ला के यहाँ खर्च कर रहे हैं ना, यहाँ से चीज़ें खरीद के बाहर ले जा रहे हैं ना, तो इनडिफरेंटली ये भी एक ट्रेड हुआ ना, हुआ क्या नहीं हुआ? जैसे बहुत सारे राजस्थान में जैसे बहुत बड़े किले हैं, फोर्ट्स हैं, है ना, टेम्पल्स हैं। गोवा में देखो बीचेस हैं, जम्मू एंड कश्मीर में माउंटेन वैलीज हैं, लैंडस्केप्स हैं, है ना। तो ये जो है उस साउथ इंडिया में जो है टेम्पल्स हैं, विरूपाक्षा टेम्पल है, जैसे देखो गंगाईकोंडा चोलापुरम है, ये बड़े बड़े टेम्पल्स हैं बने हुए, हिमालयाज़ की खूबसूरती देखते हैं, है ना। तो इंडिया का एक ब्राइट फ्यूचर है, और लाइज देयर इन ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ अपकमिंग इंडस्ट्री। ट्रेड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपकमिंग इंडस्ट्री, बिगेस्ट पोटेंशियल है। और इंडिया में खासकर जो इतना डाइवर्स लैंडस्केप्स हैं, है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया का ट्रेड के लिए। लोकल पीपल्स विल बेनिफिट,
largely from this. And if local people will benefit largely from this, then the whole country will benefit. इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ये था पूरी जो हमारी 10th क्लास की जो है, ये थी हमारी आज यहाँ ख़त्म होती है 10th क्लास की ज्योग्राफी. ओके, ठीक है. हम जो है नेक्स्ट 11th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे. 11th क्लास की ज्योग्राफी. ओके, ये हो चुकी है कंप्लीट. यहीं तक था, ठीक है. ये हमने कर लिए कंप्लीट. और हम आगे चल के 11th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, फिर 12th करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग जो है हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे. ओके, ये दोनों हम लोग आने वाले एक हफ्ते के अंदर एटलीस्ट 1 वीक में कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, 1 वीक में कंप्लीट कर लेंगे. फिर हम लोग चलेंगे हिस्ट्री की ज्योग्राफीज, हिस्ट्री की जो है एनसीईआरटीज़ की तरफ, और ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरी एनसीईआरटीज़ ख़त्म करेंगे. क्योंकि ये बेसिक है, दिस इज़ यही है बेस. लोग बोलते हैं बेसिक पढ़ाओ बेसिक पढ़ाओ, यही बेस है. हर चीज़ इसी से उठेगी. ठीक है, ज्योग्राफी आगे जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो इसी से निकलेगा, और कहीं से नहीं. तो हमें जो है पहले एक पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना अपनी इंडिया की, अपने वर्ल्ड की अराउंड. तो तभी तो हम आगे जाके और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. हमें रॉक का बेसिक देखो, हम इकोनॉमी, जैसे अभी हमने इकोनॉमिक का चैप्टर पढ़ा, कैसे ये ह्यूमन इकोनॉमी के पार्ट है. ठीक है, कैसे ह्यूमन जो है वर्क कर रहे हैं ज्योग्राफी में हेल्प करने. अब जो है जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में आगे जाके पढ़ेंगे, पॉपुलेशन पढ़ेंगे, कैसे उसका इम्पैक्ट है, ओवर पॉपुलेशन, लो पॉपुलेशन, इकोनॉमी के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, बीओपी पढ़ेंगे, तो हम लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रेड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे होता है, जब एक्सपोर्ट कम हो जाए और इम्पोर्ट जो है ज़्यादा हो जाए. तो ये भी हमने बेसिकली अंडरस्टैंड किया. फिर आगे जाके हम नंबर्स पढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे टॉपिक के, कौन कौन से गुड्स ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, क्यों हम ज़्यादा जो है इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम क्यों करते हैं, हमारी सर्विसेज क्यों ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और सर्विसेज इंपोर्ट कम करते हैं, हम वहाँ क्या अच्छा कर रहे हैं, यहाँ क्या कम कर रहे हैं. तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे तभी होगा. ओके, ठीक है, करो सब्सक्राइब, करो सब्सक्राइब, लाइक शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक थैंक यू, गुड बाय.